साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम द ओमेगा क्लासेज है। आज हम भारत में क्षेत्रीय परिषद के बारे में समझेंगे। यह देखेंगे कि यह किस प्रकार से अस्तित्व में आया, क्यों लाया गया और किन उद्देश्यों के लिए लाया गया। साथ में बीच बीच में मैं यह भी समझाते रहूँगा कि परीक्षाओं में आपसे प्रश्न इनसे कैसे पूछा जाता है। अमूमन ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक नंबरीय परीक्षा होता है उसमें एक दो प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, और जो लिखित परीक्षा होती है उसमें आपसे एक नोट्स के रूप में पूछा जा सकता है। तो हम इन दोनों दृष्टिकोणों से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, समझिए कि यह अंतरराज्य परिषद क्या है, क्यों लाया गया, इसके पीछे कार्य क्या था। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो राज्य थे मुख्यतः चार प्रकार के राज्य थे: समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ। वो एक अलग मैटर है, तो उतना डीपली ना जा करके सीधा बता देता हूँ कि उस समय जो राज्य बनाए गए थे जब देश आज़ाद हुआ था तब, तो चार प्रकार के राज्य थे। कुछ ऐसे राज्य थे जो अंग्रेजी राज के सीधे सीधे अधीन में थे, कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ अंग्रेजी प्रशासक के रूप में कार्य करते थे, मतलब गवर्नर टाइप के लोग। कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ जिनको बनाया गया, मिलाया गया राज्यों को एक एक कर करके। तो वर्गीकरण का बहुत सारा चीज़ें उस समय अलग अलग थी। जब देश आज़ाद हुआ तो आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा कि किस तरह से हमारे देश के एकीकरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। 550 से ऊपर राजवाड़े थे, ऊपर से अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारी विभेदनकारी चीज़ें दे कर गए थे, जिसका एक अलग प्रभाव था। तो जब देश 47 में आज़ाद हुआ और 50 आते आते संविधान बन गई और हम एक संविधान के रूप में कार्य करने लगे, तो फिर कुछ व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। वो जो व्यवहारिक समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए, और वो व्यवहारिक समस्याएं क्या थी आगे हम देख लेंगे। ऐसे बता देता हूं मैं आपको कि जब कोई राज्य बनता है तो राज्य सिर्फ सीमाओं से बना नहीं होता, लोगों से बना हुआ होता है। तो एक राज्य दूसरे राज्य से सिर्फ राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से जुड़े नहीं होते हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े होते हैं। उनमें भाषाई एकता या अनेकता भी हो सकती है, उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक एकता अनेकता हो सकती है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एक अच्छा खासा लंबा स्टेट है, राज्य है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेज मिलेगा। डिफरेंसेज ये मिलेगा, अंतर ये मिलेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने बॉर्डर पर के इलाकों से ज़्यादा घुले मिले होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने बॉर्डर इलाकों अर्थात बिहार से ज़्यादा घुले मिले होंगे, कुछ नेपाल से भी ज़्यादा घुले मिले। आपको पता है कि नेपाल से हमारे यहाँ के शादी विवाह सब चलते रहता है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, दूसरा कानून व्यवस्था होती है, तीसरा नदियों का जो भौगोलिक स्थिति, नदियों का जो जल होता है उनका आवागमन, फिर भौगोलिक अवसंरचना होती है। इन सब को एक समग्र रूप से रखने पर आप एक ओवरऑल देख पाएंगे कि जो क्षेत्रीय परिषद बनाई गई वो बहुत ही सोच समझ के बनाई गई, और इसका मूल आधार भी वही था। खैर, पहले इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि यह एक संविधिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। भारत में क्षेत्रीय परिषद एक संविधिक अर्थात संविधान के उपबंध में बाद में लाया गया, संविधान में नहीं था, संसद के किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया या संसद के किसी कानून के द्वारा बनाया गया। ऐसे कानून को विधिक कानून बोलते हैं। और जो संविधान में रहता है पहले से ही, जिस समय संविधान बना उसी में डाल दिया गया था, तो उसे संवैधानिक स्थिति या संवैधानिक कानून बोला जाता है। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद एक संविधिक अथवा वैधानिक निकाय है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यही हो गया, परीक्षाओं में ये पूछ सकता है। याद रखिएगा कि जिस कानून या अनुच्छेद का वर्णन संविधान में मूल रूप से कर दिया गया है वो संवैधानिक स्थिति प्राप्त कानून होते हैं या संवैधानिक कानून होते हैं। जिनको संसद अपने अधिनियम के द्वारा लाती है वो विधिक या वैधानिक या संविधिक निकाय होते हैं। तो भारत में क्षेत्रीय परिषद एक संविधिक अथवा वैधानिक निकाय है।
इसका गठन एक अधिनियम, उस अधिनियम का नाम मैंने लिख रखा है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। आपने समझा होगा, सुना होगा कि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ये उसी के से निकला हुआ है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 1956 लाया गया तो उसी में इन सब चीज़ों को जोड़ा गया कि भाई जो जिस समूह में है या जो जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र के अवसंरचना, भौगोलिक आवागमन, सांस्कृतिक एकता एवं विविधता और साथ ही सुरक्षा कानून व्यवस्था इत्यादि मामलों को देखा जाए और देखने के बाद एक ऐसी विधि व्यवस्था लाया जाए या एक ऐसी संस्था लाया जाए जहां पर एक जगह के लोग, एक तरह के लोग, एक विचारधारा वाले लोग या इन सब को हटा भी दें तो एक रोजी रोटी वाले लोग, एक साथ जुड़ने वाले लोग बैठ करके अपनी समस्याओं को देख सकें, निराकरण कर सकें और आपस में बातचीत कर सकें। इतना याद रखिएगा कि जो क्षेत्रीय परिषद हैं यह एक सलाहकारी परिषद है, सलाहकारी है, इसके सलाह बाध्यकारी नहीं होते हैं, यह सिर्फ सलाह देते हैं। या इतना और भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बैठ के लोग अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं बातचीत के द्वारा, कोई कानूनी यहाँ पे बाध्यता नहीं होता है। या एक संक्षेप में मैं बोलूँ तो यह राज्यों का या इस क्षेत्र में शामिल सभी राज्यों का बैठ करके आपस में बातचीत करने का एक जगह है। तो इस कानून के तहत यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषा आधार पर जो बनाया गया था तो उसी में ये चीज़ रखा गया कि भाई एक क्षेत्रीय परिषद बनाया जाए जहाँ पे सब लोग मिल बैठ करके आपस में बात करेंगे और आप अपने बातों को रखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद फिर उसका जैसा हल होगा निराकरण करेंगे। तो उस समय या बाद में भी कहिए, अभी भी कहिए, जैसा कहिए, 5 क्षेत्रों में बांटा गया। पूरे भौगोलिक भारत जो था उसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को छोड़ करके। इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया गया कि इनकी एक विशिष्ट स्थिति थी, इसके कारण इसको हटा दिया गया कि ताकि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें न उत्पन्न हो जाए कि उनके जो अपनी जो विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति हो बाधित होने लगे, प्रभावित होने लगे। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 5 क्षेत्रों में इनको बांटा गया। भारत के टोटल भाग को 5 क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र हेतु एक परिषद का गठन किया गया। प्रत्येक क्षेत्र हेतु किसका किया गया? एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। 5 क्षेत्र थे, पांचों के 5 मुख्यालय हैं और उस क्षेत्र में शामिल राज्य हैं। देखिए हमने लिख रखा है, एक नज़र इस पर देख लेते हैं। ये है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है और ये जो संबंधित राज्य हैं इसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के क्षेत्र जो हैं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है और इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मुख्यालय जो है कोलकाता है, बिहार, बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा इसमें शामिल राज्य हैं। परीक्षाओं में पूछेगा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, यह ध्यान रखना है। और एक चीज़ और कि जो आप जब पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश के भौगोलिक स्थिति को देखिए, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य कहाँ है और उसी से समझ में आने लगती है। अब है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल है। अंतिम है दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है और इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी इत्यादि राज्य शामिल हैं। तो ये है हमारे 5 क्षेत्रीय परिषद, इसके मुख्यालय, इसके राज्य। इसका गठन जो क्षेत्रीय परिषद है उनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और इसलिए किया गया था कि यहाँ पे इन क्षेत्रीय परिषदों के जो राज्य हैं बैठ करके अपनी समस्याओं को समझेंगे, देखेंगे, सुलझाएंगे। और याद रखिएगा कि एक सलाहकारी परिषद है। ठीक है, अब देखते हैं इनके वर्गीकरण का आधार क्या था। मतलब ये जो क्षेत्रीय परिषद बांटे गए इनके आधार क्या था, किन आधारों पर इन क्षेत्रीय परिषदों को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया। याद रखिएगा इन जो 5 क्षेत्रीय परिषद में है इसमें पूर्वोत्तर भारत शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अलग परिषद बनाई गई थी, उसको बाद में देखेंगे। तो आधार,
तो ये जो क्षेत्रीय परिषद बने, इसका जो क्षेत्र बांटा गया, इसका आधार क्या था? तो इसके कुछ आधार थे, मैं सीधा बोल देता हूँ। पहला, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता, अर्थात किस क्षेत्रीय परिषद में जो लोग हैं वो एक विशिष्ट सामाजिक परिवेश में रहते हैं। मान के चलिए कि मैं बिहार का आदमी हूँ, तो बिहार का आदमी रोजी रोटी के संबंध के क्षेत्र में बहुत दूर जाएगा तो कहाँ जाएगा? बंगाल जाएगा, झारखंड, अभी तो झारखंड बन गया, झारखंड आएगा। हमारे जो शादी विवाह होते हैं वो आसपास के इलाकों में होते हैं। तो इस तरह की जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति थी उसको देखा गया। दूसरा, नदियों की जो अवसंरचना थी, मतलब नदी जल किस तरह से है, किस नदी से कौन कौन से राज्य बंधे हुए हैं, उसको रखा गया। हालांकि रखा ही नहीं गया, माने इसका कोई क्या कह सकते हैं, अंतिम बाध्यता नहीं थी, लेकिन रखा गया। तीसरा, भौगोलिक परिवेश रखा गया। मान के चलिए कि कोई एक 2-3 राज्य हैं जो विशिष्ट भौगोलिक परिवेश में है या प्रदेश में है, तो उनको रखा, उस चीज़ को लिया गया। अगला था सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था। ऐसा रखा गया कि जो सुरक्षा कानून व्यवस्था उसको सुदृढ़ करने में राज्य को कोई ज़्यादा विशेष समस्या ना हो, और अपराधी जो हैं वो इस तरह के जो कानूनी ढीलापन होता है उसका फायदा ना उठाए। इसके अलावा आवागमन, संचार इत्यादि बातों को ध्यान में रखा गया, और इन सभी के आधार पर इन क्षेत्रीय परिषदों का वर्गीकरण या क्षेत्रीय परिषदों को बांटा गया। अब देखते हैं इनके प्रशासन और कार्य को। हाँ, तो अब देखते हैं इसके गठन और कार्य को, साथ ही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में संक्षेप में समझ लेंगे। संक्षेप में इसलिए कि उसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पूछता है, जो पूछता है बता दूंगा मैं। तो देखिए, हमने देखा कि किसके तहत इसका हुआ, ये क्यों किया गया। अब इसमें जो गठन होता है उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, और उस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं बारी बारी से एक एक साल के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। यही पूछेगा परीक्षाओं में, इसको ध्यान रखना। मान के चलिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो अध्यक्ष तो होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, तो एक साल बिहार वाले बनेंगे, अगला साल बंगाल वाले बनेंगे, अगला साल उड़ीसा वाले बनेंगे, अगला साल झारखंड वाले बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे। इस तरह से इसमें व्यवस्था होती है। तो केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसके जो गठन होगा उसमें शामिल रहेगा। क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रत्येक राज्य में से 2 अन्य मंत्री, यानी कि जो भी राज्य हैं उसमें से 2 अन्य मंत्री भी शामिल होते हैं। इसके अलावा जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के प्रशासक शामिल होंगे, और नीति आयोग के द्वारा नामित एक व्यक्ति होंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 3 नामित व्यक्ति भी होते हैं, जिसमें मैंने लिख रखा है कि प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव, नीति आयोग द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति, और साथ ही प्रत्येक राज्य के विकास आयोग, ये सब इसमें शामिल होते हैं। और जो मनोनीत होते हैं वो वोट नहीं देते हैं, ठीक है। जो मनोनीत होते हैं उनमें वोट देने की क्या कहते हैं, अधिकार नहीं होते हैं, वो मत नहीं दे सकते हैं, सिर्फ सलाह दे सकते हैं। और मत नहीं देंगे, और परीक्षा में पूछ लेगा कि मत देंगे कि नहीं देंगे, तो वो नहीं देंगे। मनोनीत लोग मत नहीं देंगे। जो इसमें 4 मुख्यतः लोग हैं वही लोग मत देंगे। और क्षेत्रीय परिषद, जो समस्त क्षेत्रीय परिषदों के जो चेयरमैन होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, और उस क्षेत्र के या उस क्षेत्र में आने वाले राज्य के मुख्यमंत्री जो होते हैं वो बारी बारी से एक एक साल के लिए उपाध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद देखिए इसके कार्य गठन को हमने देख लिया, केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष, और जो मुख्यमंत्री होंगे एक एक साल के लिए उपाध्यक्ष बनेंगे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सलाहकार के रूप में शामिल होते हैं विकास आयुक्त और मुख्य सचिव, नीति आयोग द्वारा शामिल कोई व्यक्ति, ये लोग मत नहीं दे सकते। ये VVI है, इसको ध्यान रखिए, वो मत नहीं देते। अब देखिए इनके कार्य क्या है। देखिए इसका कार्य जो है वो लंबा चौड़ा है, लेकिन याद रखिएगा, मैंने शुरू में भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि यह लोग बैठ करके ये सिर्फ देखते हैं, समझते हैं कि समस्याओं को या जो कार्य हो रहे हैं शासनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण से, या जो विकास योजनाएं हो रही हैं, या आपराधिक स्थितियां बन रही हैं, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे उसको कम किया जाए। तो हमने इसको लिखित रूप से लिया है ताकि आपको कहीं लिखने समझने में हो। तो इसका मूल उद्देश्य जो है, कार्य जो है, पहला देश का एकीकरण प्राप्त करना, अर्थात देश में जो अखंड माने अनेकता वाली भावना हो, न विकसित हो, देश
एकता की ओर जाए। विकास योजनाओं के सफल संचालन हेतु आपस में सहयोग, यानी कि जो केंद्र से विकास के जो मद आते हैं, फंडिंग आते हैं, और साथ में अपने जो विकास करना है उन सब के लिए आपस में बैठ कर के विचार करना कि कैसे उन नीतियों को बनाया जाए, कैसे उनको क्रियान्वित किया जाए कि कम से कम समय में, कम से कम लागत में विकास योजनाएं जो हों जल्दी से जल्दी धरातल पर आएँ और लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों। इसके अलावा क्षेत्रवाद, भाषावाद इत्यादि को दूर करना। हमारे देश में जानते हैं प्रारंभ में बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद था, भाषावाद था, हालांकि आज बहुत दूर हुआ है, लेकिन फिर भी और दूर होने के कारण यही सब है। ये जो परिषदें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और फिर भी आज कुछ बचे हुए अवशेष हैं, अंश हैं, उनको दूर करने में ये सब सहयोग करते हैं। इसके अलावा परिवहन से जुड़े मामलों का निपटारा। परिवहन जो होता है दो तरह का होता है कि इनर राज्य माने राज्य के अंदर, एक अंतर राज्य मतलब एक राज्य से दूर राज्य में। अब पता लगा कि परिवहन में कोई राज्य अड़ंगा डाल रहा है तो नहीं, उसको ये लोग सॉर्ट आउट करेंगे ताकि लोगों का आवागमन जो हो वो सुचारू ढंग से सुनिश्चित हो सके। केंद्र राज्य एवं राज्य के मध्य सहभागिता एवं समन्वय को बढ़ावा देना, यानी कि बैठेंगे तो भाई, अब ऐसे भी आप खुद सोच के देखिए कि जब 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी हमेशा बैठेंगे, जब बैठेंगे तो क्या बातचीत आपस में करेंगे और समस्याओं को सॉर्ट आउट ही करेंगे। कोई वहाँ लाठी चलाने तो जाते नहीं, कोई झगड़ने तो जाते नहीं, ऐसे भी झगड़ने का कोई पावर है नहीं, मतलब वो सलाहकारी संस्था। इसके अलावा हमारे संविधान में जो वर्णित है आर्थिक सामाजिक संतुलन को बढ़ावा देना और देश के एकीकरण को प्राप्त करना, ये तो संविधान का मतलब मूल उद्देश्य भी है कि हमारे यहाँ आर्थिक सामाजिक संतुलन को बढ़ावा दिया जाए, देश के एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और इन सब को प्राप्त करने में ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, गौण रूप से ही सही लेकिन बहुत ही मुख्य और इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे शासनिक प्रशासनिक लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं और यही सबसे बड़ी बात होती है। तो देखिए, हमने इसका गठन और हमने कार्य देखा। गठन में याद रखिएगा कि केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो एक साल के लिए बारी बारी से उपाध्यक्ष बनते हैं। मनोनीत सदस्य मत नहीं देते। और कार्य है, कार्य मैंने अपने स्तर से जो लिखा है, आप अपने जब पढ़ेंगे तो कुछ और भी स्तर लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो लिखा है वही होगा। अब समझ लेते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के बारे में। देखिए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य और कार्य भी वही है जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय परिषदों का है। मतलब भारत राज्य के जो क्षेत्रीय परिषद बने हैं वही कार्य और वही उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का भी है। लेकिन इससे 2 या 3 प्रश्न आपको पूछेगा या पूछ सकता है तो कंफ्यूज आप हो जाएंगे। तो कार्य और उद्देश्य इनका एक ही है। कार्य और उद्देश्य में थोड़ा बहुत एक जो चेंजिंग है वो ये है कि सुरक्षा और सामाजिक समन्वय को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है वहाँ दिया गया, सुरक्षा और सामाजिक समन्वय को। लेकिन बाकी मोटा मोटी कार्य ही है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो गठन था वो 1971 के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया। याद रखिएगा, 1971 के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अधिनियम के तहत इसका किया गया और इसका मुख्यालय शिलोंग में। मुख्यालय कहाँ है इसका? शिलोंग में। ये परीक्षाओं में पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। जो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद के थे तो उनका मुख्यालय अलग अलग था, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय शिलोंग में है। प्रारंभ में इसमें 7 सदस्य थे। 2002 से सिक्किम को इसमें 8वां सदस्य के रूप में रखा गया, यानी कि सिक्किम के बाद जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं सब इसमें शामिल हैं। कौन कौन है आपको पता है। और इसमें क्या है कि जो सदस्य होते हैं तो इसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों शामिल होते हैं। अब यहाँ पे चेंजिंग हो गया, क्षेत्रीय परिषद में राज्यपाल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, राज्यपाल शामिल होते हैं और मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। हमने लिख दिया है ताकि आपको कहीं गड़बड़ न हो। सभी राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। 3 सदस्य मनोनीत होते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। राजनीति से वो कहा जाता है। इसका जो अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत होता है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। और इस जो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद है इसमें राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री दोनों शामिल होते हैं। राज्यों के राज्यपाल एवं राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। 3 अन्य सदस्य मनोनीत होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में ही थोड़ा सा चेंजिंग था, यही आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में यदि पूछ दे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है।
इनके कार्य और उद्देश्य यही होते हैं। तो ये सब ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ इनके अध्यक्ष के बारे में और शामिल सदस्यों के बारे में पूछ सकता है। याद रखिएगा, इसमें भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो मत नहीं देंगे। और इसका जो मुख्यालय है, मतलब पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो शिलांग में है। और इसका जो गठन है 1971 के पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अधिनियम के तहत किया गया और ये 1972 से अस्तित्व में आया। सबसे लास्ट में इसमें सिक्किम शामिल हुआ है और कुल अभी वर्तमान में 8 सदस्य हैं। तो ये था हमारा आज का क्षेत्रीय परिषद के बारे में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।